नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, बंगाल के चुनाव का एक फेज़ खत्म हो गया। तमिलनाडु का चुनाव निपट गया है, लेकिन ये दोनों राज्यों की राजनीति, दोनों राज्यों के चुनाव इस बार बहुत कुछ नई कहानी गढ़ गए हैं। बंगाल तो हालांकि अभी आधा हुआ है, लेकिन यहाँ से दो कहानियाँ बिल्कुल साफ दिख रही है। एक कहानी बीजेपी के डेस्परेशन की, जो इशारा करती है कि शायद कहीं ना कहीं अंदर खाते में ये आशंका घर कर गई है कि अब शायद 29 का सफ़र हमारे लिए मुश्किल हो गया है। दूसरी बात, एक और दूसरा जो इशारा कर गया है, दूसरी जो क्लियर कट इसमें इंडिकेशन मिला है इन चुनाव में, वो ये है कि बीजेपी को अगर दमदार सामने ओपोनेंट मिले तो बीजेपी को हराना बेहद आसान है। जो संगठन की मजबूती का दावा किया जाता था, जो चुनाव की बिसात बिछाने के लिए माहिर माना जाता था, वो बिसात की दरअसल गोटियां अब पुरानी हो गई हैं। नए मोहरे, नए चेहरे बीजेपी के पास है नहीं। नए चेहरे कोई बढ़ाए नहीं है। नए चेहरे के नाम पर अब देश को अमित शाह परोसने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि न शाह न मोदी, दोनों को पब्लिक अब रिजेक्ट करने लगी है। और अगर स्ट्रांग ओपोनेंट है और दमदार तरीके से विपक्ष अपनी बात रखे, एक साथ लड़े, तो बीजेपी के किले को बड़ी आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। ये मैंने अपनी एक वीडियो में आपको पहले भी बताया था। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज़ और है जो अलग है, उस पर भी थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है। वो ये है कि इस लड़ाई में ये जो डीएमके वर्सेस बीजेपी, टीएमसी वर्सेस बीजेपी के बीच में कहीं पर इस लड़ाई में कांग्रेस अपने लिए संजीवनी ढूंढती नजर आई। अब ये संजीवनी मिली या नहीं मिली, ये तो खैर चुनाव नतीजों के बाद पता लगेगा, लेकिन पार्टी कोशिश करती ज़रूर दिखी। पार्टी कोशिश करती दिखी कि जो चीज़ हमको 10 साल पहले करनी चाहिए थी, उसको लेके हम इतना लेट हुए हैं, ये अब हमको कर देनी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, रास्ता सही पकड़ा है। अब इस रास्ते पर चलते हुए जाहिर सी बात है बहुत कुछ परेशानियां भी झेलनी पड़ी थी, लेकिन पार्टी के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं था। कुल मिला के 28 सीटों पर तमिलनाडु में लड़ रही, बहुत ही छोटी पार्टी के रूप में, बहुत ही छोटे सहयोगी के रूप में, लेकिन जो दम दिखाया कांग्रेस ने वहाँ पर, जो डीएमके के समर्थन में जिस तरह से उतरी कांग्रेस, उसको देख के शायद डीएमके को भी शर्मिंदगी हो कि यार इस पार्टी को शायद हमने कम सीटें दी। लेकिन चलिए, सत्ता बनती है तो शायद हो सकता है स्टालिन इस बहाने सत्ता में भागीदारी कांग्रेस की बढ़ा दें। दूसरी तरफ बंगाल का जो समंदर है, उसमें पार्टी ने अकेले गोता लगाने की ठानी और उतर गई 294 सीट पर, और चेहरे के नाम पे अधीर रंजन चौधरी के अलावा और कोई बड़ा चेहरा नहीं था। अधीर रंजन चौधरी भी इसलिए बड़ा चेहरा थे क्योंकि एक वक्त में वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। ममता बनर्जी के साथ 36 का आंकड़ा, लेकिन उसके बावजूद कहा गया, बाकायदा एक स्ट्रेटेजी से कांग्रेस ने ये काम किया। आपको याद होगा कि चुनाव से 1-1.5 महीना पहले तक जो अधीर रंजन चौधरी है, इनकी मुलाकातें मोदी जी से हो रही थी, बीजेपी के लोगों से हो रही थी। बहुत तेज़ हवा थी कि शायद ये भी बीजेपी की तरफ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से ना सिर्फ अधीर रंजन चौधरी को रोका, साथ में ये भी ऐलान कर दिया कि अगर पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो अधीर रंजन चौधरी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। यानी एक तीर से 3 शिकार किए। पहला, अधीर रंजन चौधरी को बीजेपी में जाने से रोका। दूसरा, अधीर रंजन चौधरी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर उन्हें चुनाव लड़ने पर हामी भरवा दी। और तीसरा, अधीर रंजन चौधरी को मुख्यमंत्री का चेहरा बताकर जिम्मेदारी भी अधीर रंजन चौधरी पर डाल दी, यानी कि बिल्ली को ही दूध की रखवाली का जिम्मा दे दिया। अब अधीर रंजन चौधरी, देखिए ये तो बात सही है कि ये आज की डेट में कोई नहीं कह रहा कि वो हार जाएंगे, ये तो तय है कि उनकी खुद की सीट तो आएगी ही आएगी।
लेकिन सवाल ये उठता है कि बंगाल में क्या कांग्रेस 10 के आसपास या दहाई का आंकड़ा छू पाएगी? क्योंकि शून्य पे है अभी कांग्रेस, वहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं, जो कुछ है पाने के लिए ही। लोग कह रहे हैं कि 10 का आंकड़ा छू लेगी, बहुत बड़ी बात होगी। मैं तो उससे भी कम बोल रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस अगर वहाँ पर वोट बैंक भी, वोट शेयर भी अपना बढ़ाने में कामयाब होती है और अपनी प्रेजेंस दिखाने में कामयाब होती है, यही बहुत बड़ी बात है। बंगाल में 294 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। आप समझ रहे हो कि उन 294 सीटों पर आपने अपने बचे खुचे कार्यकर्ताओं को एक संजीवनी दे दी है। वो उठ खड़े हुए हैं, उन्हें मौका दे दिया है कि अब आपकी बारी है। बहुत हो गया, लेफ्ट बहुत होगी, टीएमसी बहुत होगी, बीजेपी, अब कांग्रेस का राज आएगा, कांग्रेस की बारी है। ये कहने के लिए उन्हें मौका दिया है आपने। वो पहले तो कह ही नहीं पाते थे क्योंकि कांग्रेस कहीं होती नहीं थी। कांग्रेस तो लेफ्ट के पीछे पीछे चलती थी। अब ऐसा नहीं है। ये अभी बीज डाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे तुरंत बहुत बड़े बड़े कुछ नतीजे आ जाएंगे। बीज डाला है, लेकिन बहुत अच्छा बीज डाला है, बहुत जो है गुणी बीज डाला है। इसके पहली जो इस बीज की पहली फसल आपको दिखेगी वो 2029 में दिखेगी। अगर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहती है और वोट सीट शेयरिंग पे बात आती है कांग्रेस के साथ, तब भी बहुत बढ़िया। और अगर वो नहीं मानती है, वो कहती है हम अकेले ही लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी को अब ये बात याद रखनी होगी इस बार, कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव है इससे सबक लेना चाहिए कि असली दुश्मन बीजेपी है, कांग्रेस नहीं है। पिछली बार जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए ममता बनर्जी ने पूरा जोर लगा दिया, यूसुफ पठान क्रिकेटर को उतार दिया उनके खिलाफ जानबूझ के, कि जानते थे कि मुस्लिम बहुल जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर 29 में भी कांग्रेस के खिलाफ इसी तरह की साजिश करेंगी ममता बनर्जी, फिर मुझे लगता है फिर उन पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको समझ में आ जाना चाहिए कि खतरा बीजेपी से उनके लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि विधानसभा के टाइम तो बीजेपी सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन लोकसभा की बात आएगी तो मैं कांग्रेस को भी नहीं बैठने दूंगी। कांग्रेस क्यों मुख्यमंत्री, कांग्रेस का प्रधानमंत्री क्यों बने और मैं क्यों जूनियर पार्टनर रहूं। ये सोच को निकालना होगा ममता बनर्जी को। इस सोच को निकालेंगी तो देखिए, बीजेपी एक ऐसा कांटा है, एक बार निकालने से नहीं निकलता, ये तो आधा रह जाता है अंदर। अभी आप 26 में जीत जाओगी तो फिर उसके बाद 31 भी तो है। सबको मालूम है कि आप जब खुद भी छोड़ेंगी तो अपने भतीजे को आगे करेंगी। आप तो महिला हैं, आपका एक अपना करिश्मा है, आप अपना एक पर्सनल वोट बैंक लेके चलती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि अभिषेक बनर्जी को वो सब मिले जो आपके साथ हैं। ज़मीन देनी है तो आपको बीजेपी को परमानेंटली ही वहाँ पर हराना पड़ेगा। ऐसा इलाज करना पड़ेगा कि 31 में भी बीजेपी जो है किसी भी तरह से जो है वो इतना बड़ा ओपोनेंट बन के ना आए। कांग्रेस बीजेपी से कहीं ज़्यादा बेटर ओपोनेंट है, ये हर पार्टी को समझ जाना चाहिए। हर रीजनल पार्टी को ये समझना चाहिए कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा बेटर ओपोनेंट है, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति कभी भी इतनी नीचे नहीं गिरती जितनी बीजेपी की गिरती है। कांग्रेस कभी भी, जितना आप तक कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी ये धर्म की पॉलिटिक्स या फिर ये जो मांस मच्छी, कभी ये कभी वो, कभी पर्सनल अटैक, ये सब चीज़ें नहीं करती है। कांग्रेस मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, कांग्रेस मुद्दों की बात करती है, विचारधारा की बात करती है, प्रोग्रेस की बात करती है, आगे जो आपका रोड मैप है उसकी बात करती है। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी का पूरा चुनाव सिर्फ घुसपैठ, मुसलमान नफरत, ये वो, इसके खिलाफ होता है। कभी कोई मुद्दे पे या विकास के मुद्दे पे इन पे कोई चुनाव मैंने तो नहीं देखा बीजेपी ने लड़ा हो, मैंने नहीं देखा, सच बोल रहा हूँ। आगे पीछे बेशक ये बातें कर लेंगे कि 5वीं अर्थव्यवस्था ये वो सो, जैसे ही चुनाव आता है इनका पूरा जो है वो बदल जाता है, सुर ही बदल जाते। तो इस तरह से तो ओपोनेंट ज़्यादा बेटर कांग्रेस है ना, क्योंकि ऐसे ओपोनेंट से लड़ने के लिए आपको खुद भी बहुत नीचे उतरना पड़ता है। और जब आप खुद नीचे उतरते हो ना, तो कई बार आपको खुद को लगता है कि यार ये तो जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। तो इसलिए बेटर है ममता बनर्जी जैसे लोगों को, इवन अरविंद केजरीवाल को भी समझना चाहिए
कि अगर आपको लोकसभा लड़ना है तो आपको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, तब आप बीजेपी को हरा पाओगे। जब आप लोकसभा बीजेपी को हराओगे तभी तो विधानसभा में आप अपने आप को मजबूत कर पाओगे। या जो एक सिस्टम है, बेसिकली बीजेपी एक पार्टी नहीं है। आप पार्टी से तो हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो। बीजेपी एक पूरा सिस्टम है। बीजेपी ने एक पूरा सिस्टम बना लिया। उस सिस्टम से नहीं लड़ सकती कोई पार्टी इस देश की, अकेली तो बिल्कुल नहीं लड़ सकती। और उस सिस्टम को हराना है तो उस सिस्टम को हराने के लिए एक साथ लड़ना पड़ेगा और एक साथ हराना पड़ेगा। तब सिस्टम हारा तो बीजेपी खुद ब खुद हार जाएगी। यही सच्चाई भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।